मैं चैप्टर नंबर 2 से कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम था वो था साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 में हमने दो तरह की साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व की थी। एक तो हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस थी, इस तरह के क्वेश्चन थे जिसमें वो आपको दो लीनियर इक्वेशंस जो है वो दे दिया करता था और आपसे कहता था कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, मतलब एक्स और वाई की वेरिएबल्स निकालो। ठीक है, एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज निकालो। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना बड़ा आसान था। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग जो है, जो भी हमें अच्छा लगता है अपनी मर्जी से हम लोग पिक करके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया करते थे। ठीक है, वो क्वेश्चन आसान सा होता था और उसका सोल्यूशन इतना लेंथी भी नहीं था, और वो 4 मार्क्स 3 या 4 मार्क्स का आता था मैक्सिमम। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे उसमें ये होता था कि वो हमें एक लीनियर इक्वेशन देता था और एक नॉन लीनियर इक्वेशन देता था। ठीक है, इसमें थोड़ी सी वर्किंग हमें ज्यादा करनी पड़ती थी, इसमें हमें आइडेंटिटी भी यूज करनी पड़ती थी। तो वो जो लीनियर और नॉन लीनियर वाला जो क्वेश्चन है उसकी मैंने जो है वो दो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए हुए हैं। ये मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, तो तुम लोग को रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह का है कि उसने क्वेश्चन नंबर 9 में एक रेक्टेंगल दिया है मुझे, और मुझसे कह रहा है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में वो मुझे ये कह रहा है कि जो पेरीमीटर डायगोनल है रेक्टेंगल का दैट इज इक्वल टू 170। ठीक है, सेंटीमीटर लिख लो जो भी है, वो उसमें लिखा हुआ है बुक में यूनिट। तो ये दो कंडीशंस इसने मुझे दी हैं और उसने मुझे बोला है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब लेंथ फाइंड आउट करो रेक्टेंगल की। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन उसने मुझे जो है वो वर्डिंग्स में पूरा दिया हुआ है। तो पहले मैंने उसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ के मैंने इक्वेशंस अपनी बनानी शुरू करी, क्योंकि पहली कंडीशन पेरीमीटर की थी तो मैंने पेरीमीटर से स्टार्ट किया। मुझे पता है कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, मतलब मुझे पता है पेरीमीटर इज द सम ऑफ द आउटसाइड बाउंड्री। तो जब मैं चारों साइड्स को ऐड करूंगा तो 36 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इससे अपनी पहली इक्वेशन बना ली है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको शिफ्ट किया, डिवाइड किया, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई जो कि लीनियर इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। x की इक्वेशन बन गई 18 माइनस वाई, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैंने डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। चूंकि उसने मुझे रेक्टेंगल का डायगोनल दिया हुआ था तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई होता है। और चूंकि मुझे डायगोनल दिया हुआ है 170, और मुझे पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाई कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि 170 है इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। तो इस तरह मैंने अपनी दूसरी नॉन लीनियर इक्वेशन बना ली जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब मुझे इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पिक कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ 18 माइनस वाई। तो मैंने जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में 18 माइनस वाई की जगह एक्स की जगह पे 18 माइनस वाई लिखा। ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर 2 है, इसका मतलब है इसको मुझे आइडेंटिटी से ओपन करना पड़ेगा। 18 का स्क्वायर 324 हो गया, माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 वाई हो गया, प्लस वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया 170। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आई वो मेरे पास जो है वो 2 कॉमन लेने के बाद आ गई वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई प्लस 77 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अब मुझे जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मुझे इसको फैक्टराइज करना है। आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो फैक्टराइज आसानी से हो रहा था। 77 के ऐसे दो फैक्टर्स 11 और 7 आ गए, और 11 और 7 को यूज करके जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मेरे पास जो है वो y की दो वैल्यूज आ गई। y की दो वैल्यूज में जो फर्स्ट वैल्यू है वो 11 है, सेकंड वैल्यू जो है वो 7 है। चूंकि उसने मुझे बोला था कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, लेंथ फाइंड आउट करो, तो मैंने जो है वो अपनी इक्वेशन नंबर 3 में, चूंकि y की वैल्यूज अब आ चुकी हैं, तो अब मैंने इक्वेशन नंबर 3 यूज करके अपनी x की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, और x की जो दो वैल्यूज आ रही थी वो आ रही थी 7 और 11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मिसलेनियस का जिसमें हमने खुद एक लीनियर और एक नॉन लीनियर इक्वेशन बनाई और उनको सॉल्व किया। हमारे पास बेसिकली ट्रिक यही होती है कि लीनियर इक्वेशन से एक्स या वाई किसी को भी सब्जेक्ट बना लो और उसकी वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में जो कि नॉन लीनियर उसमें पुट करके सॉल्व कर लो, हमेशा दो आंसर्स आएंगे। इसके बाद वो आपको जो है वो एडिशनल एक काम ये भी कर सकता है कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ तो उसने रेक्टेंगल दिया हुआ था, हो सकता है वो आपको एक जो है वो कर्व दे और एक लीनियर इक्वेशन दे, मतलब आपको एक कर्व की इक्वेशन दे दे और आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दे, और आपसे बोले कि आप जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड आउट करो। तो आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, वाई की दो वैल्यूज आएंगी, और वो एडिशनल आपको जो है वो एक पार्ट और दे दे और आपको बोले कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स
तो आप जो है वो लेंथ फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला यूज करके जो है वो दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। पास्ट पेपर में अगर आप देखोगे तो इस तरह के भी आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वो जो है वो इस तरह एक दो कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला सकता है, या आपसे वो मिड पॉइंट को भी इंट्रोड्यूस करा सकता है कि मिड पॉइंट फाइंड करो दोनों पॉइंट्स का। तो आप इससे जो है वो इसके आगे वो आपको कुछ भी पार्ट अटैच करके दे सकता है। तो आपको जो है वो वही अपनी नॉलेज यूज करनी है, मिड पॉइंट बोले तो मिड पॉइंट यूज कर लेना, लेंथ बोले तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, मिलता जुलता थोड़ा सा, उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें उसने मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है 1 और p, ठीक है, और वो मुझसे ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट 1 और p है ये इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन है। दो इक्वेशंस उसने मुझे दी हुई हैं, दोनों जो है वो एक मेरे पास है 12x² - 5y² = 7, और दूसरी इक्वेशन वो मुझे दे रहा है 2p² x - 5y = 7, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो पॉइंट है 1 और p ये दोनों इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को पुट करूं तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की जगह पे मैंने 1 पुट किया, y की जगह पे मैंने p पुट किया, और मैंने जो है वो p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। p² जो है वो मेरे पास 1 आ रहा है। कैसे आया? x की जगह पे मैंने 1 पुट किया तो x का स्क्वायर 1 हो गया, तो 12 × 1 12 हो गया, और -5 y की जगह पे मैंने p पुट किया तो p का स्क्वायर हो गया, -5p² = 7, और फिर जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो p² की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, और यही p² की वैल्यू मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट करके अपने इसको लीनियर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि p² 1 था। तो जब मेरे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है तो मैं यहाँ से तो किसी को सब्जेक्ट नहीं बना सकता, ये मेरे इक्वेशन में, तो मैंने यहाँ से x को सब्जेक्ट बना लिया, और बाकी सारी चीजों को जब शिफ्ट किया तो x की वैल्यू आ गई 7 + 5y/2, ठीक है। अब मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैं इसको पुट कर दूंगा वापस अपनी नॉन लीनियर इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, जो कि पहली इक्वेशन है। और मैंने x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी, जो कि 7 + 5y/2 है। और मैंने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखना कि आपका स्क्वायर जो है वो दोनों साइड पर, तो 2 को मत भूल जाना, 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और ऊपर आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं एक्सपेंड होगा, यहाँ आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, या ब्रैकेट को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो तो आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आसानी के लिए ये करना कि हमेशा इन दोनों नंबर्स को कैंसिल आउट करना। अगर ये हो रहे हैं कैंसिल तो इससे ये होता है कि एलसीएम से बच जाओगे आप। अगर आपने डिनोमिनेटर हटा दिया तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आता है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो यहाँ जो है ना काफी गलतियां होती हैं इस तरह की, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी वर्किंग एक्सटेंसिव हो गई। यहाँ आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, स्क्वायर भी लेना पड़ता है, कैंसिल भी करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम भी लेना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना। अब यहाँ इत्तेफाक से 4 और 12 था, तो 4 और 12 जो है कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं था, ठीक है। इसी वजह से मुझे यहाँ एलसीएम नहीं लेना पड़ा। और जब आप इसको भी सॉल्व करते हुए जाओगे तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो बन जाएगी 70y² + 210y + 140 = 0। अब यहाँ से मुझे जो है वो कॉमन जो है वो कुछ नजर आ रहा है, 70 कॉमन लिया तो मेरे 3y + 2 = 0। अगेन फैक्टराइज करने के लिए 3y जो है मैंने फैक्टर्स बना लिए, 2y और y, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास y की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई -2 और एक y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। जब दो y की वैल्यूज आ गई तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 बनाई हुई थी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में मैंने जो है वो पुट करके x की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। इस तरह मुझे ये दो पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट मेरे पास -3 और 2 -2, और एक पॉइंट मुझे मिल गया 1 और -1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ वो आपसे फिर मैंने वही बोला ना कि आगे वो कंटिन्यू करा सकता है, कि वो आगे ये पूछ सकता है कि जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर लो या मिड पॉइंट फाइंड कर लो। क्वेश्चन में उसने मुझे ये भी बोला था कि x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ p की वैल्यू -1 इसलिए मैंने लिखी है क्योंकि ये देखो, ये इसने मुझे पॉइंट दिया हुआ था 1 और p, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स में से x ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या हो गई -1, तो मैंने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो ये इस तरह का एक मिसलेनियस का क्वेश्चन था जो मेरे पास सॉल्व था, तो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर लिया। पॉइंट यही था कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस का क्वेश्चन लाजमी आपके पेपर में एक ना एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और वो हमेशा जो है वो लीनियर और नॉन लीनियर वाला ही आता है, और क्योंकि उसमें जो है थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा होती है। ये 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का होगा मैक्सिमम। बस इसमें ये चीज याद रखना कि हो सकता है वो आपको इक्वेशन बना के दे दे। अगर इक्वेशन बना के देगा तो फिर जो है काम आसान हो गया, इक्वेशन नहीं बना के देगा तो फिर आपको इस तरह फिगर बना के अपने वर्डिंग्स को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके खुद इक्वेशन बनानी पड़ेगी।
और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। हमेशा लीनियर में से सब्जेक्ट बनता है और वही जो सब्जेक्ट बना के इक्वेशन बनाओगे उसको नॉन लीनियर में पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस के दो क्वेश्चन है तो जो मैंने तुम्हारे सामने अभी डिस्कस कर लिए। इसमें ये है कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कम से कम जो है वो 5 to 6 मार्क्स का तो पेपर में आएगा ही आएगा। अब तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर है तो ये डबल हो जाएगा, समझो, हो सकता है 2 क्वेश्चन हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा चैप्टर नंबर 4, जो कि हमें आज डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 4 में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में हमने जो है वो उसका नाम ही यही था कि इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस को हमने सॉल्व करना तो सीख लिया था बहुत पहले ही। ठीक है, हमें पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए उसको पहले फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइज अगर हो रहा है तो सही है, वरना फिर हमारे पास एक फॉर्मूला भी था, ठीक है, जिसको हम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 इससे भी जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को। लेकिन अब इस चैप्टर में हमें क्या करना था, प्लॉट करना था। हमें प्लॉट करके आइडेंटिफाई करना था कि हमारे पास जो कर्व बनता है वो किस तरह का कर्व बनता है। तो उसके लिए हमारे पास हमने कुछ बेसिक नॉलेज डिस्कस की थी कि जब भी आप क्वाड्रेटिक को प्लॉट करोगे तो आपके पास एक कर्व बनता है जिसको हम पैराबोला कहते हैं। ये दो तरह का होता है, ये कप अप भी होता है, कप डाउन भी होता है, ठीक है ना। या फिर ये कप अप बनेगा, कप अप जब बनता है तो हमेशा मिनिमम पॉइंट आएगा, और जब कप डाउन बनेगा तो हमेशा मैक्सिमम पॉइंट आएगा। और ये कप अप कब बनता है, जब ए ग्रेटर देन जीरो होता है। जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमेशा मिनिमम बनेगा। ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब है ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए बड़ा है, तो पॉजिटिव का मतलब एकदम से वो देख लो रिवर्स क्या होता है, मतलब ऑपोजिट क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, ज्यादा का वो हो गया मिनिमम, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हो। और जब ए लेस देन जीरो है मतलब ए नेगेटिव है, ए कम है, तो कम का जो ऑपोजिट है वो मैक्सिमम हो गया, तो इसका मतलब है वो हमेशा मैक्सिमम बनेगा। जब आपका जो है वो कप अप बनेगा तो मिनिमम पॉइंट आता है, जब कप डाउन बनता है तो मैक्सिमम पॉइंट आता है। इसका मतलब है ए की वैल्यू जो है वो आपको बताती है कि कप अप बनेगा कि कप डाउन बनेगा। ठीक है, इस तरह ये जो लाइन होती है जो हमेशा हमारे वर्टेक्स से पास होती है, एक हमारे पास जो समझ लो पीक पॉइंट होता है। पीक पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, अगर लाइन वर्टेक्स से पास हो रही है तो उसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और ये जो हमारा कर्व है ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करता है, जिसको हम एक्स इंटरसेप्ट भी कहते हैं और इसको रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये रूट जो है बेसिकली ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ से जो एक्स के दो आंसर आते हैं वो यही वाले दो आंसर आते हैं जिनको हम एक्स इंटरसेप्ट कहते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, ये हमारे पास दो स्टैंडर्ड फॉर्म थी पैराबोला की। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म y is equals to ax square plus bx plus c। और ये वाली जो फॉर्म है इसको हम कहते थे वर्टेक्स फॉर्म, जो कि y is equals to a ब्रैकेट में h माइनस x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k है। इस वर्टेक्स फॉर्म का फायदा ये था कि इससे हमें डायरेक्टली वर्टेक्स पता चल जाता था, हमें उसमें कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ती थी, बस कंपेयर करते थे और हमें वर्टेक्स पता चल जाता था। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी इसको हमें पहले वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता था, फिर उसके बाद हमें जो है वो हमें वर्टेक्स पता चलता था। या हमने एक दूसरा मेथड भी डिस्कस किया था -b/2a वाला। जब तुम लोग रिवाइज करोगे तो तुम लोग को याद आएगा कि हमने जो है वो अगर मे बी पॉसिबल आपके पास जो है वो जो पैराबोला की इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ सकती है और आपके पास वर्टेक्स फॉर्म में भी आ सकती है। तो वर्टेक्स फॉर्म में अगर आती है तो बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि हम डायरेक्टली कंपेयर करके अपना वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टेक्स के बगैर हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्लॉट कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, उससे आपको आइडेंटिफाई होता था कि कप अप बनेगा कि कप डाउन बनेगा। उसके बाद आप वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, फिर आप एक्स इंटरसेप्ट निकालते थे, वाई इंटरसेप्ट निकालते थे। ये चारों चीजें निकालने के बाद आप इसको प्लॉट कर लेते थे। प्लॉट क्योंकि आपको स्केचिंग करनी पड़ती थी, क्वेश्चन में लिखा होता था आपको स्केच करना है, तो हमें लाजमी ये चार चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती थी, उसके बाद फिर हम स्केचिंग करते थे। ठीक है, तो ए की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पता चलता था कि कप अप बन रहा है कि कप डाउन बन रहा है। वर्टेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें जो है वो मैंने तुम लोग को असाइनमेंट में दिया था शायद, तो वो मेरे पास सॉल्व है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व y is equals to 2 bracket x minus 1 whole square plus 3 and sketch the curve. Find the value of c for which the line y is equals to 2x plus c is a tangent to the curve। ठीक है, तो इसने हमें जो है ये 6 मार्क का क्वेश्चन दे दिया, पास पेपर का ही क्वेश्चन है ये। तो इसमें उसने सबसे पहले मुझे बोला है कि स्टेट, ठीक है, जो मिनिमम पॉइंट है मतलब मुझे वर्टेक्स बताना है। तो सबसे पहले मैंने अपने कर्व को गौर से देखा, मैंने देखा मेरा कर्व जो है वो वर्टेक्स फॉर्म में। इसको कंपेयर किया अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो टू ए एच माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के।
यहाँ मुझे पता चला कि ए जो है वो 2 के इस कोफिशिएंट को करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ए 2 है, इसका मतलब है कि ए ग्रेटर देन 0 है, तो मिनिमम बनेगा। ये तो उसने क्वेश्चन में भी आपको बता दिया था कि मिनिमम बनेगा, तो ये मिनिमम बन रहा है। और अब मैं जब इसको कंपेयर कर रहा हूँ अपनी जो मुझे इक्वेशन गिवन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे गिवन है, उससे जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो एच की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 और के की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3। इसका मतलब है कि इसका वर्टेक्स जो है वो है 1 और 3। तो मैंने वर्टेक्स भी आइडेंटिफाई कर लिया और मैंने मिनिमम आइडेंटिफाई किया। उसका मतलब है मिनिमम का मतलब है कि मेरा कर्व यूं करके बनेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अक्सर क्या करते हो कि आप ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है, और आप जो है वो कर्व गलत बना देते हो। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मिनिमम बनेगा कि मैक्सिमम बनेगा, और मिनिमम का कर्व कैसा होता है, मैक्सिमम का कर्व कैसा होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपका वर्टेक्स क्या है, फिर आप दो पॉइंट्स और आइडेंटिफाई करते हो, एक एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करता हूँ, वाई को 0 पुट कर देता हूँ अपनी जो गिवन इक्वेशन है। जब इसमें वाई को पुट करूंगा 0, जब एक्स को 0 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। तो मेरे पास एक और पॉइंट आ गया 0 और 5। स्केचिंग के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो वो पॉइंट्स हम लोग इस तरह जो है वो फाइंड आउट कर देते हैं। अब एक्स इंटरसेप्ट की बात करूं तो वाई को 0 रखना पड़ेगा। जब वाई को मैंने 0 रख के सॉल्व करना शुरू किया तो मेरे पास जो है वो सोल्यूशन स्टक हो गया, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो मैं इसको और फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर सकता। इसका मतलब है मुझे पता चल गया कि मेरा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे रूट्स ही नहीं आ रहे, मेरे रूट्स रियल ही नहीं है, मेरे रूट्स ही नहीं आ रहे, एक्स की वैल्यूज ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि एक्स इंटरसेप्ट ही नहीं है। एक्स और एक्स इंटरसेप्ट उस वक्त ही नहीं होगा जब मेरा कर्व एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, उसके ऊपर से गुजर जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ दो पॉइंट्स आए, एक आया वर्टेक्स जो कि 1 और 3 है, और एक आया मेरे पास एक्स वाई इंटरसेप्ट जो कि 0 और 5 है। तो मैंने दोनों को प्लॉट करके अपना एक रफ सा स्केच बना लिया और बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री भी बना ली। ठीक है, ये रफ स्केचिंग है। और चूंकि मेरे पास कोई एक्स वो नहीं है इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब है कि मेरा कर्व जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये मेरा रिक्वायर्ड कर्व है जो कि मुझे बनाना था, जो कि मुझे स्केच करना था। तो तुम लोग भी इसको इसी तरह स्केचिंग करोगे रफ सी। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि ये देखो स्केचिंग 2 पॉइंट से भी हो जाएगी, लेकिन अच्छा है कि आप जो है वो 4 पॉइंट्स निकाल लो। हमेशा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना। वाई इंटरसेप्ट मे भी पॉसिबल आ जाए, एक्स इंटरसेप्ट हर बार नहीं आएगा। ठीक है, और उस टाइम पे जब आपका कर्व एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो उस वक्त आपका एक्स इंटरसेप्ट नहीं आएगा, आप इस तरह रुक जाओगे, क्योंकि आपका नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। इसका मतलब है आपके एक्स की वैल्यूज नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर विच द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है, y इज टू 2x प्लस सी इज टेंजेंट टू द कर्व। तो मैंने ये चीजें कुछ डिस्कस की थी जब मैं डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट पे आया था। तो मैंने ये चीज देखी थी कि मेरे पास जो है ना नेचर ऑफ रूट्स, मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन को देख के अपने रूट्स की नेचर बता सकता हूँ कि मेरा जो कर्व है वो किस तरह का बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू से मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा कर्व कैसा बनने वाला है। और मैं जो है वो रूट्स जो है वो फाइंड आउट करके ये भी बता सकता हूँ कि जो है वो मेरा जो रूट्स की नेचर है वो क्या है। तो उसके लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का मेरे पास जो फॉर्मूला था वो था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहते हैं, बी जो है वो एक्स के कोफिशिएंट को कहते हैं, और सी जो है वो कांस्टेंट होता है। तो मैंने ये देखा था कि अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करके एक नंबर आइडेंटिफाई कर लूं, तो वो नंबर मुझे बताता है कि मेरे जो रूट्स है उनकी नेचर क्या है। अगर वो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आता है, अगर अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब है कि मेरे जो रूट्स हैं वो रियल हैं और हमेशा एक्स के दो आंसर्स आएंगे। अगर मेरा जो वो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 है, तब भी मेरे रूट्स रियल हैं, लेकिन एक्स का आंसर हमेशा एक आएगा। और अगर मेरे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि मेरे रूट्स रियल नहीं है, एक्स का कोई आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब है मेरा कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, वो ऊपर की साइड पे। और मैंने एक चीज और देखी थी कि अगर मेरा डी 0 है, तो इसका मतलब है कि लाइन टेंजेंट होगी कर्व पे। ठीक है, लाइन और टेंजेंट का भी मैंने देख लिया था कि अगर जो है वो मेरी लाइन टच ही नहीं करेगी तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन वो लेस देन 0 आएगा। अगर कर्व और लाइन की बात करूं और मेरा डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरी लाइन और कर्व दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरा लाइन जो है वो टेंजेंट पे कर्व है, वो सॉरी कर्व पे टेंजेंट है। अब जब तुम लोग रिवाइज करोगे ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट तुम लोग देखोगे तो उसमें ये चीजें भी थी।
तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है, तो मुझे पता है डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तभी टेंजेंट होगी। तो मैंने क्या किया, अपने उसको अरेंज कर लिया। सबसे पहले क्या किया, y की जगह पे y की वैल्यू पुट की। y उसने मुझे दिया हुआ था 2x प्लस सी, तो मैंने अपने कर्व में y की जगह पे 2x प्लस सी पुट किया और उसको सॉल्व किया। इसको आइडेंटिटी के थ्रू ओपन किया और मैंने जो है सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखो y की जगह पे मैंने 2x प्लस सी लिखा इक्वल्स टू ये एज इट इज लिखा सारा। इस पे मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की, a माइनस बी होल स्क्वायर, उसको एक्सपेंड किया। और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी वो बन रही थी 2x स्क्वायर माइनस 6c प्लस 5 माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ मैंने अपने ए बी सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई की क्योंकि मुझे डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स के साथ है -6, तो बी की वैल्यू -6 हो गई। और इसके अलावा जितनी वैल्यूज होती हैं वो सारी सी की वैल्यू होती हैं, तो सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 माइनस सी। ए की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट होता है, और इसके अलावा जितनी चीजें होती हैं वो सब सी की वैल्यूज में आती हैं। ठीक है, इसको ऐसे कंफ्यूज नहीं करना कि आपने 5 की वैल्यू लिख दी सी, नहीं भाई, 5 के अलावा जितनी चीजें आपको आ रही है ना जो एक्स के बगैर हैं वो सारी की सारी सी की वैल्यू होंगी। उसके बाद मैंने अपने डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मैंने जो है वो इसको इक्वेट कर दिया जीरो के साथ, और सी की वैल्यू मेरे पास आ गई हाफ। ठीक है, तो ये उसने मुझे एक ही क्वेश्चन में तीन चीजें बोल दी। पहले बोला मिनिमम के कोऑर्डिनेट्स बताओ, फिर कर्व का स्केच करो, और फिर सी की वैल्यू फाइंड आउट करो इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन भी मेरे असाइनमेंट में तुम्हें दिया था, जिसमें मेरे पास उसी तरह मैंने तुम्हें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन, ये लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। ये कर्व दिया हुआ है मुझे और ये कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब है कि मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि उसने बोला है कि एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो मुझे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का सुनते ही याद आ गया कि यहाँ वो मुझे बताना चाह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के लिए सबसे पहले मुझे इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। y की जगह पे y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी x माइनस 3, और x माइनस 3 को पुट करके मैंने सिंप्लीफाई किया। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में 5k माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मुझे a की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर के साथ के स्क्वायर लिखा तो a की वैल्यू के स्क्वायर हो गई। x के साथ जो भी लिखा होता है विद द साइन वो b की वैल्यू हो जाती है, और इसके अलावा जितनी चीजें होती हैं वो c की वैल्यू हो जाती है। सिंस आई हैव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स सो आई विल बी यूजिंग d ग्रेटर देन 0, और d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ आइडेंटिटी ओपन करने के बाद जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन बन गई 9k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब मुझे जो है वो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए मैंने 9 और 1 यूज किया, और जब मैंने दो ब्रैकेट्स मेरे आ गए k माइनस 1 और 9k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और मेरे पास जो है वो अब इसको मैं y, अब मेरे पास आंसर लिखने के दो तरीके होते थे। एक तो ये होता था कि मैं स्केच करता था पहले और फिर मैं अपने आंसर को आइडेंटिफाई करता था, क्योंकि ये मेरा आंसर नहीं होता था। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ, और फिर आपकी मर्जी है जो भी आप यूज कर लो। दूसरा वाला ज्यादा आसान है। इसमें पहले वाले में मैं क्या करता था, ब्रैकेट्स बना लिए मैंने। ठीक है, फिर मैंने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, के जो है वो 1 है, और मतलब इसके थ्रू के इज ग्रेटर देन 1 और के इज ग्रेटर देन 1/9 आ रहा है। दिस इज नॉट माई आंसर, ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा आंसर नहीं है, पहले मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि जो है रेंज क्या है मेरे आंसर की, क्योंकि ये कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं इस पूरे को y के बराबर कर लूं तो मेरे पास y इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक रफ सा स्केच बनाया। रफ से स्केच के लिए मैंने यहाँ से जो है वो एक नंबर पिक किया 1। मैंने देखा 1 यहाँ आ रहा है, 1/9 जो है वो 1 से छोटा है तो वो इधर आ गया, और मैंने अपना एक क्वाड्रेटिक कर्व जो है वो स्केच कर लिया। अब मैंने कंडीशन देखी, मेरी कंडीशन थी कि y जो है वो 0 से बड़ा है, तो y 0 से बड़े का मतलब है y पॉजिटिव है। तो मेरा जो आंसर आएगा ना वो सिर्फ पॉजिटिव वाली रेंज में आएगा, वो सिर्फ ऐसे नंबर्स आएगा जहां y पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव वाले आंसर्स मुझे नहीं जो है वो इंक्लूड करने, वरना मेरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रेंज है। अब इस आंसर को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर तुम ऐसी देखो तो तुम्हारे जो आंसर्स हैं वो 1/9 से छोटे वाले हैं और 1 से बड़े वाले हैं, क्योंकि अगर 1/9 और 1 के दरमियान अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा कर्व नेगेटिव उसमें आ रहा है वाई में। वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो आप इसको देख के अपना आंसर कैसे लिखोगे कि के विल बी लेस देन 1/9 और के विल बी ग्रेटर देन 1, उसी वक्त वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह लिख लिया।
दूसरा तरीका ये है कि आपने सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आपने के को सेंटर में लिखा, ठीक है, और आपने स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखा, ग्रेटर नंबर आपने राइट साइड पे लिखा, और आपने यहाँ देखा था कि आपके पास जो फाइनल स्टेप में साइन आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर देन का, तो आपने एक ग्रेटर देन का साइन यहाँ भी यूज कर लिया और आपने ग्रेटर देन का साइन यहाँ भी यूज कर लिया, तो ये दोनों आंसर्स बिल्कुल एक जैसे ही है, ठीक है। और आपके पास आपकी मर्जी है, आप इसको किसी भी मेथड में लिखो, आप इस तरह भी लिखो एक्सेप्टेबल है, आप इस तरह भी लिखो एक्सेप्टेबल है, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि आप जो साइन लोगे इनइक्वालिटी का वो लास्ट वाले स्टेप का लोगे, बिल्कुल लास्ट वाले स्टेप का, ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि नेगेटिव नंबर शिफ्ट करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो अगर आपने पहला वाला साइन लिया पहले स्टेप का तो गलत हो सकता है, तो इसलिए आप हमेशा लास्ट वाले स्टेप का साइन लोगे, लास्ट के स्टेप में ग्रेटर देन का साइन है तो आपने ग्रेटर देन यूज किया, आपकी मर्जी है, आप इस तरह आंसर लिखो, आपकी मर्जी आप इस तरह आंसर लिखो, दोनों आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है, उसमें के की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। अब ये मुझसे कह रहे हैं डज नॉट मीट द कर्व, डज नॉट मीट द कर्व का मतलब है कि मेरी लाइन और कर्व दोनों एक दूसरे से दूर हैं, वो दोनों एक दूसरे से मीट नहीं कर रहे, तो उस वक्त जब मीट नहीं कर रहे तो जो कंडीशन होती है वो लेस देन जीरो वाली होती है, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन जीरो, तो मैंने जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, पहले y की वैल्यू पुट करके मैंने अपनी इक्वेशन बनाई पूरी, ठीक है, y की जगह पे मैंने के एक्स प्लस 3 लिखा, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद a की वैल्यू 1 आ गई क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 माइनस के और c की वैल्यू 9 आ गई, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरी लाइन और कर्व दोनों एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी लेस देन जीरो। अब मैं इसको सॉल्व करते 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 लास्ट स्टेप पे आया तो मेरे पास वही दो ब्रैकेट बन गए, के माइनस 11 और के प्लस 1 इक्वल्स लेस देन जीरो। अब मुझे जो है वो अपना आंसर लिखना है, तो आंसर लिखने के लिए वही अगेन दो स्टेप है मेरे पास, एक मैंने देखा 11 है और 1 है, ठीक है, 11 और माइनस 1, तो मैंने जो है वो माइनस 1 और 11 को प्लॉट किया, चूंकि उसने मुझे बोला है कि अगर ये पूरा का पूरा y है, ये पूरा फंक्शन है ना, तो ये पूरा y है तो y लेस देन जीरो होना चाहिए, उसका मतलब मुझे y की सारी नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं अगर आंसर लिखना चाहूँ तो मैं अपना आंसर इस तरह लिखूंगा कि मुझे ऐसी वैल्यूज चाहिए -1 से 11 के बीच में, ठीक है, तो मैंने बिल्कुल इसी तरह अपना आंसर लिखा, के को सेंटर में लिखा, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे लिखा और ग्रेटर नंबर यहाँ पे लिखा, और देखा मैंने साइन कौन सा था लेस देन वाला, तो मैंने एक लेस देन का साइन यहाँ बना दिया, एक लेस देन का साइन यहाँ बना दिया, ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इस तरह देख लेते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, ठीक है, ये आपको इनइक्वालिटी दी हुई है और आपको इसको सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि सॉल्यूशन सेट का एक फॉर्मेट था, हमने इसको फॉर्मेट बस ये लिखना सीखा था कि बीच में वही आंसर लिखना होता है और शुरू में जो है वो दो चीजें ऐड करनी होती है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सॉल्व ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे हम इक्वल्स टू को सॉल्व करते हैं, ये इनइक्वालिटी भी बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ लिखा हुआ है, पहले मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 2 आ गया, ठीक है, मैंने बारी बारी इन सबको शिफ्ट किया और मैंने जो है वो अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। एक्स स्क्वायर में से जब मैं 2x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब मैंने क्या किया, मुझे जो है हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव कोएफिशिएंट चाहिए होता है, नेगेटिव से ना जो है वो फैक्टराइज नहीं कर पाता, मुझसे फैक्टराइजेशन में गलती हो जाती है, इसलिए मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था ये भी पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया। अब ये जो -1 है इसको मुझे शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे, तो जब कोई भी नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे शिफ्ट होता है तो आपको पता है उसका साइन रिवर्स हो जाता है इनइक्वालिटी का, मतलब इसको ये समझो कि मुझे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराना है दोनों साइडों पे, तो यहाँ भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराओ तो आपको इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना पड़ता है। तो यहाँ देखो इस वक्त ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन था और अब मैंने जो है वो उसको लेस देन इक्वल्स टू साइन कर दिया, ये सिर्फ इसी वजह से किया है क्योंकि मुझे इस नेगेटिव को हटाना था, इस नेगेटिव को शिफ्ट करना था दूसरी साइड पे। ये नेगेटिव का मतलब है -1 -1 लिखा हुआ है, तो -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये नेगेटिव नंबर शिफ्ट हुआ है ना एक साइड से दूसरी साइड पे, तो इसी वजह से मैंने इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स किया है और सिर्फ इसी वक्त इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है, इसके अलावा कभी भी रिवर्स नहीं होता, ठीक है। जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर को शिफ्ट करोगे एक साइड से दूसरी साइड मल्टीप्लीकेशन के उसमें, जैसे अगर आपने एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव नंबर और आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हो वो डिवाइड होगा, तब रिवर्स का साइन होता है, अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तब रिवर्स नहीं होता, ठीक है।
तो अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक वो बन गई, इक्वेशन बन गई, इनइक्वालिटी बन गई, वो बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसको जो है वो सॉल्व करना है, क्योंकि सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज के लिए आपने जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज किया। अगेन आपके पास वही दो आंसर्स आ गए, ठीक है। एक आपके पास आंसर आ गया x+4, एक आ गया x-1, और ये दोनों के दोनों लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब है कि मेरा y जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। और मुझे अब इनके आंसर्स लिखने हैं। आंसर लिखने के लिए मैंने जो है वो वही किया, स्केच किया, ठीक है। स्केच किया, स्केच करने के बाद मैंने आइडेंटिफाई किया कि y की वैल्यू लेस देन है, तो लेस देन वाला मतलब है कि मुझे ये वाली रेंज चाहिए। इस रेंज को लिखने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले x लिखा, और चूंकि नेगेटिव नंबर -4 था, मैंने -4 यहाँ पे लिखा, और मेरे पास जो ग्रेटर नंबर था वो 1 था, मैंने यहाँ लिखा, और मैंने लास्ट स्टेप वाला साइन उठाया। लास्ट स्टेप में साइन किया था लेस देन इक्वल्स टू, तो मैंने एक बार यहाँ भी लेस देन इक्वल्स टू बना लिया, और मैंने एक बार यहाँ भी लेस देन इक्वल्स टू बना लिया। लेकिन चूंकि मुझे सोल्यूशन सेट लिखना था, तो सोल्यूशन सेट में आप शुरू में x लिख देते हो, x सच दैट x, और फिर आप आखिर में लिख देते हो x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो ये दोनों चीजों का एडिशन करके आप जो है इसको ब्रैकेट्स में बंद कर देते हो, तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी।